हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका जीएस पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेक्शन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इंडियन पेनल कोड है आईपीसी, जो कि कानून बना था, भारतीय दंड संहिता 1860 में बना था। तो 1833 के एक्ट के अंतर्गत जो है 1860 में ये जो है वो कानून बना था, लेकिन 1862 से 1 जनवरी 1862 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आईपीसी होता क्या है दोस्तों, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत में होता क्या है। तो इसके अंतर्गत है कोई भी व्यक्ति जो है साधारणतः कोई भी अपराध करता है तो उसमें जो उसका जो है उसमें दंड संहिता का जो है वर्णन है। उसमें बहुत सारे धारा है जिसको हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो धारा है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो आईपीसी क्या होता है, इंडियन पेनल कोड है, वो एक्ट 1860 के अंतर्गत पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम में तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन आपको अगर आप आप अगर यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी देते हैं तो इस सब में पूछा जाता है। तो आपको जानकारी के लिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इसका जानकारी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज। चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं धारा 34 से। तो इसमें क्या है दोस्तों, समान आशय। तो आर्टिकल धारा आपका जो है धारा 34 के अंतर्गत है समान आशय, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको समान आशय दिया जाएगा। वो भी कोई धर्म, जाति, मूल या कोई भी आपका जो है संप्रदाय से उसको समान आशय दिया जाएगा, ठीक है। और आपका फिर से आपका हो गया धारा 120 क्या है, षड्यंत्र एवं साजिश। क्या है, षड्यंत्र एवं साजिश का है। यानी अगर आपको किसी किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करते हैं, वो फिर कोई भी हो, फौजदारी मामला हो या ज़मींदारी मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, जैसे षड्यंत्र रचते हैं किसी के विरुद्ध, साजिश या फिर चाल, तो जो है पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और धारा 120 के अंतर्गत जो है आपको वो केस लगा के फिर आपको जो आगे का प्रोसीड्यूर होगा आपको कोर्ट में ले जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है वो वकील साहब या फिर जज जो होंगे वो आपको उसी के तहत उसको देख के आपको सज़ा सुनाएंगे, ठीक है। आप जो है वो देखते भी होंगे, जैसे आपको जो है धारा इतना के तहत जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का रेप या रेप के केस में जो है इसको आपका जो उम्र कैद का सज़ा दिया जाता है। तो हम लोग सब पढ़ेंगे धारा, एक मतलब आने दीजिए क्रम में सब धारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 120 धारा में क्या है, षड्यंत्र का रचना या फिर साजिश की चाल है, ठीक है। चलिए धारा 141 में क्या है दोस्तों, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध मतलब कोई भी आदमी जो है वो कानून के विरुद्ध जो है कहीं पे जमाव नहीं कर सकता है, ठीक है। 141 में। और आपका 144 जो है आपको सुनने में आता है, क्या कहते हैं, हम लोग ऐसे भी गांव में कहते हैं धारा 144 लागू हो गया है। तो धारा 144 लागू होने का मतलब है कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है वो 5 से 6 व्यक्ति का जो है वो ग्रुप बना के, जैसे आपका कोरोना भी कोविड चल रहा है तो उसमें धारा 144 लागू कर देता है, जिसके अंतर्गत कहीं भी गली मोहल्ला चौक चौराहा पे कोई भी आदमी जो है ये 4 से 5 आदमी इसका गुट्स से अधिक वो बना के नहीं रह सकते हैं, जिससे कि घटना होने का कम चांस रहता है। और अभी लगाने का मेन मकसद है जो आपका कोरोना होने का कम चांस रहेगा। कहीं कोरोना में क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं धारा 191, मिथ्या साध्य देना, यानी झूठ गवाह एवं सबूतों को पेश करना। मतलब कोई भी ऐसा गवाह आप पेश करते हैं, मतलब अगर कोर्ट को अगर ऐसा लगता है या फिर कोई भी आदमी को ऐसा लगता है तो कोर्ट में आपको जाएगा। धारा 199 के अंतर्गत जो है ना, झूठे गवाही और सबूतों को पेश जो आप किए हैं तो आप जो है इसके अंतर्गत जो है आप पे वो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए धारा 201, ठीक है। धारा 201 में क्या है, आप कोई भी ऐसा असंवैधानिक काम किया या असामाजिक काम किए हैं जिसमें से आप जो है उस वहाँ का जो सबूत है उसको मिटाना चाहते हैं। जैसे कोई भी जिससे क्या होता है ना, कहीं पे कोई आदमी जो है किसी का मर्डर कर दिया है, उसके बाद जो है मर्डर करने के बाद क्या है वहाँ जो जिसका मर्डर किया है उसके लाश को जो है वो गाड़ देता है। नहीं तो फिर वहाँ जो है कोई भी खून का दाग है चाहे फिर कुछ भी है तो उससे जिससे मारा गया है, चाहे जहाँ पे मरा है कोई भी आदमी उसको देखा है तो पैसा दे के उसको चुप करवा दिया गया। तो धारा 201 के अंतर्गत सबूत को मिटाना है, ठीक है। अगर आप सबूत को मिटाते हैं तो इसके अंतर्गत कार्रवाई आपको किया जाएगा, ठीक है।
धारा 295 का है धार्मिक भावनाओं का अपमान, यानी धार्मिक भावनाओं का अपमान करना है। 295 का ये में है, अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, अगर कोई भी धर्म हो, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी अपने धर्म के सिवा कोई दूसरे धर्म को जो है भावनाओं का अपमान करता है, तो धारा 295 का ए के अंतर्गत जो है उस पर मुकदमा चलेगा, और जो आपका सुनवाई होगा, जो उस पर उसके अनुसार जो उसका अपराध होगा, मतलब उसके अनुसार जो उसका सज़ा होगा वो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है देखिए, हम लोग सुनने में आता है, कभी कभी सुनने में आता है धारा 300 हत्या करना, यानी अगर कोई भी आदमी, किसी आदमी का, कोई भी आदमी, कोई किसी दूसरे आदमी का कोई भी मामला हो, ज़मीनी मामला हो या फिर कुछ भी हो, अगर उसका हत्या कर देता है तो धारा 300 के तहत जो है उस पर हत्या का मामला लगाया जाता है। पुलिस जो है आपको गिरफ्तार करेगी और हत्या आपका जो है आईपीसी 300 के तहत जो है हत्या का केस बना के चार्जशीट फाइल करके जो है आपको वो कोर्ट में ले जाएगी, और कोर्ट जो है आपको उसके अनुसार जो है वो सज़ा सुनाएगा। ठीक है, ठीक है। धारा 302 का हत्या का दंड, मतलब हत्या में जो आप जो हत्या किए हो उसमें दंड का प्रावधान क्या क्या है वो इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, धारा 304 का बी में क्या है, दहेज हत्या। तो दहेज विरोधी कानून जो है ना दोस्तों 1961 में भारत में आया था, दहेज विरोधी कानून, जिसके अंतर्गत जो है धारा 304 का बी में अगर कोई भी महिला जो है जिनको दहेज के कारण प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ित करने के बाद अगर वो मर जाती है या फिर कोई आत्महत्या कर लेती है, तो उस पर जो है दहेज का हत्या का जो है मामला लगा के उसके ससुराल वाले हो, उनके हस्बैंड हो, उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए धारा 307 में क्या है, हत्या की कोशिश। तो धारा 307 में हत्या की कोशिश में क्या होता है, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, तो कहीं भी जा रहे हो तो आपको आपके ऊपर कोई भी जानलेवा हमला किया जाता है, अगर आपको पता है कि मेरा दुश्मन ये है, या फिर आप किसी को देख लेते हैं तो पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं, एफआईआर जो है लिखवाते हैं, तो पुलिस जो है ना धारा 307 के अंतर्गत उस आदमी पे, जिस आदमी का आप नाम लिए हो, या फिर मतलब अगर पुलिस उसको पहचान जाती है उसको छानबीन करने पर, धारा 307 के अंतर्गत हत्या की कोशिश करने के मामले में उसको अपराध माना गया है, और उसके बाद जो है वो उसका जो सज़ा का प्रावधान होगा वो अपना कोर्ट जो है अपने अनुसार वो करेगी। ठीक है, और धारा 309 में क्या है, आत्महत्या की कोशिश करना। आप जो है आत्महत्या की कोशिश अगर करते हैं, सुसाइड अगर करने का प्रयास करते हैं, और आपको जो है कोर्ट दंडित किया जाता है कि धारा 309 के अंतर्गत जो है आत्महत्या का कोशिश किया है, तो कोर्ट जो है वो क्या करेगा, आपको सज़ा सुना सकता है, नहीं तो कुछ दिनों के लिए आपको पब्लिक निगरानी में या फिर जेल में भी डाल सकता है। ठीक है, चलिए 310 में क्या है दोस्तों, आईपीसी ठगी करना। मतलब आप कोई भी, जैसे कोई भी आप जो है बिजनेस का लालच देके किसी को, या फिर कोई भी ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि क्या हो, आगे मतलब हम लोग कहते हैं ना भाई इसमें इतना पैसा लगाओ, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो आप जो है कोई भी आदमी से जो है धन उसका असंवैधानिक रूप से लेते हैं, या फिर ठग करते हैं, उसका छीन छोड़ करते हैं, तो धारा 310 के अंदर ठगी का मामला आएगा। ठीक है, देखिए धारा 352 क्या है, गर्भपात कराना। धारा 312 में गर्भपात कराना है, अबॉर्शन करवाना है, जिसमें कि अभी 20 सप्ताह दिया हुआ था, अब जो है 24 सप्ताह बढ़ा दिए, 24 सप्ताह कर दिया है, गर्भपात करवा सकते हैं आप, तो गर्भपात करने का वर्णन है इसमें। अब क्या है, धारा 351 में हमला करना है। कोई भी आदमी जो है आपके ऊपर हमला अगर करती है, अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है, नहीं तो आप अगर उसको पहचानते हैं, या फिर कोई जो है उसके विरुद्ध जो है अज्ञात आदमी के विरुद्ध जो है उस एरिया क्षेत्र में जो है पुलिस थाने में जाके धारा 351 के तहत हमला करने का कोशिश के मामले में जो है आप वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, धारा 354 में क्या है, स्त्री लज्जा भंग करना। तो कोई भी जो है स्त्री लज्जा भंग करती है, स्त्री उसका या फिर कोई भी महिला का जो है वो कुछ उसके ऊपर संवैधानिक काम वो करती है, या फिर उसके ऊपर कुछ किसी द्वारा किया जाता है, तो उसका धारा 354 के अंतर्गत केस बनेगा। ठीक है, देखिए धारा 354 का
महिला या लड़की का पीछा करना। ज़्यादातर जो है अभी फेसबुक व्हाट्सअप इस सब के मामले में अभी तो चल ही गया है, पीछा करना है भाई, गर्लफ्रेंड है मेरी, यहाँ जाएंगे, ये है। लेकिन अगर उसका दिमाग सटका लड़की का, तो आपको है जो धारा 354 का घ के अंतर्गत वो जो है पीछा करने के मामले में जो है आपके ऊपर वो केस दायर करवा सकती है, तो IPC 354 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए धारा 362 क्या है, तो धारा 362 है दोस्तों अपहरण करना। तो अपहरण करना है, अगर अगर कोई भी आदमी किसी महिला का अपहरण कर लेती है, या फिर कोई अज्ञात आदमी के, अगर किसी के फैमिली का कोई भी मेम्बर का आदमी को अगवा कर लिया जाता है, फिर अपहरण कर लिया जाता है, अगर उसको पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, या फिर किसी पे शक जाता है, तो उसके विरुद्ध जो है 362 के अंतर्गत अपहरण करने का मामला में जो है वो आपका जो है वो केस दायर करवा सकता है। ठीक है, 376 क्या है, बलात्कार। बलात्कार है अटेम्प्ट टू, आपका जो है बलात्कार है, कोई भी लड़की के विरुद्ध जो है, कोई भी लड़की के चरित्र के ऊपर जो है आप कुछ ऐसा मतलब कोई भी लड़की के साथ आप बलात्कार करते हैं, मतलब शारीरिक जानबूझ के जो है उसके मर्जी के बिना अगर आप जो है उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं, या फिर वो उसका पति ही क्यों ना हो, या फिर उसका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना है, चाहे लिविंग रिलेशनशिप में भी आप क्यों नहीं रहते हो, अगर उसके विरुद्ध अगर आप जो है उसके मर्जी के विरुद्ध आप अगर उससे रिलेशन बनाते हैं, तो वो जो है धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का केस के मामले में आपके ऊपर जो है वो IPC 376 के अंतर्गत जो है आपको वो जेल में अंदर रखवा सकती है। ठीक है, नहीं तो आपको आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर जो है वो 376 के अंतर्गत बलात्कार का मामला का सजा चलेगा। ठीक, और यही 376 के D के अंतर्गत है अगर कोई ग्रुप में लड़का लोग जा रहा है, चाहे कहीं भी कोई लड़की को उठा के अगर ग्रुप में उसके साथ जो है वो रिलेशन बना, मतलब से अति किया जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, 2 या 3 4, मतलब हम लोग सुनते हैं, चाहे फिल्म में भी देखते हैं, जो क्या हुआ है सामूहिक बलात्कार हुआ है इसके साथ, या फिर लड़की के साथ निर्भया का मामला आया था, तो उसमें उसमें क्या हुआ था, सामूहिक बलात्कार का जो है केस धारा 376 का D में बनेगा, और 376 में बलात्कार का है। ठीक है, 370 में क्या है, अप्राकृतिक कृत्य। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, नेचुरल। अप्राकृतिक मतलब बनावटी रूप से, बनावटी रूप से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अंतर्गत जो है आदमी को कुछ क्षति होता है, तो उसमें आपको जैसे पुल गिर जाना या फिर कुछ भी काम है तो उसमें होगा। 378 में क्या है, चोरी। अगर आप चोरी करते हुए पकड़ा जाते हो तो पुलिस जो है IPC 378 के अंतर्गत आपको डंडा मार के और वो सज़ा सुनाएगी और आपको जेल में ले जाएगी। सज़ा सुनाने का काम तो खैर सेशन कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसका है, लेकिन पुलिस जो है वो क्या करेगी, IPC 378 लगा के आपको जो है वो कोर्ट में ले जाएगी। 383 में क्या है, उद्यापन या जबरन वसूली। जबरन वसूली मतलब कहीं पे भी जो है आप जबरन वसूली करते हैं, वो आपको हाट हो चाहे कहीं भी हो, और रास्ता पे भी देखते हैं हम लोग जबरन वसूली करता है आदमी, तो उसके अंतर्गत जो है धारा IPC 383 के अंतर्गत जो आपको आपके ऊपर केस चलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 390 में क्या है, लूट है। 390 में क्या है, लूट है। कोई भी आदमी का जो है वो धन लूट लिया गया हो, या फिर कुछ भी बैंक से पैसा लूटा जाता है, चाहे कोई भी संपत्ति, वो फिर सरकारी संपत्ति हो या फिर गैर सरकारी या फिर प्राइवेट सेक्टर का, मतलब बैंक में डकैती हो गया हो, या फिर कोई भी आदमी का बैंक से आ रहा हो पैसा निकाल के उसका लूट लिया जाता है, तो 390 के अंतर्गत जो है वो लूट का चलेगा केस, और 391 के अंतर्गत डकैती का केस चलेगा। ठीक है, 392 में क्या है, लूट के लिए दंड। 398 में है लूट के लिए दंड। अगर आप किसी का धन लूटते हो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, क्या दंड मिलेगा आपको, उसमें उसका प्रावधान दिया गया। 395 में भी है डकैती के लिए दंड है। ठीक है, 396 में डकैती के दौरान हत्या। 396 में क्या करता है, डकैती करने जाते हैं, सपोज मान लीजिए आप किसी का डकैती करने जाते हैं, डकैती करने के दौरान जो है आपको जिसके घर में जाते हैं डकैती करने उससे हाथापाई हुआ, या फिर कुछ ऐसा काम हुआ जिससे जो है उसके घर का कोई परिवार का सदस्य या फिर उस आदमी का हत्या हो जाता है, तो जो है 396 के अंतर्गत जो है वो आदमी के विरुद्ध या फिर जो है अनजान आदमी के विरुद्ध जो है वो पुलिस जो है 396 के अंतर्गत
डकैती के दौरान हत्या का केस बनाएगी। ठीक है, आए दिन सुनने में आता है हम लोग को चैन छीन लिया है या फिर मोबाइल छीन लिया है, तो धारा 412 के अंतर्गत छीना झपटी का मामला आएगा। तो उसमें छीना झपटी में बहुत तरह का चैन छीना गया, मोबाइल छीना गया, बाइक छीना गया है, तो आपको कोई भी आपको ठीक है। धारा 444 गृह भेदन, यानी घर में कुछ ऐसा कोई आदमी है जो है घर का जो है वो शांति भंग करने में लगा हुआ है, तो धारा 445 के अंतर्गत गृह भेदन के मामले में भी उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, IPC 452 आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसना, मतलब आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसना। आप जो है किसी के घर में आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसते हैं, जिसे क्या है उसको मार देना है, उसका धन लूट लेना है या फिर कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो है अपराध सिद्ध होता है, तो IPC 452 के अंतर्गत जो है इच्छा के विरुद्ध अपराध इच्छा के किसी के घर में घुसना है आपराधिक इच्छा से। ठीक है, धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, तो धारा आपका जो है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह का मान्यता दिया गया है। धारा 499 मानहानि का केस, तो क्या होता है कोई भी आदमी के विरुद्ध अगर आप जो है गलत तरीके से आप जो है उसके ऊपर कुछ ऐसा धारा या फिर कुछ ऐसा IPC के अंतर्गत आप उस केस करवा के आप उससे आप लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी उसमें संलिप्त नहीं है, तो वो जो है आपके विरुद्ध ही है जो है 499 के विरुद्ध मानहानि का केस करेगा। और अगर वो जीत जाता है तो आपको जो है उसके एवज में आपको जो कोर्ट कहेगी उसको आपको मानना पड़ेगा। धारा 511 में क्या है, आजीवन कारावास में दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड, मतलब आजीवन कारावास के दंडनीय अपराधों को करने के लिए प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान। तो देखिए मेरा जो ये पेज जो है दोस्तों थोड़ा सा सेटअप करने में दिक्कत हो गया है, लेकिन आपको पढ़ना है, लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप बस नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, धारा 186 में क्या है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, या फिर कोई भी सरकारी ऑफिस में या फिर सरकारी कार्यालय में आप जाते हैं, वहाँ का सरकारी काम में आप बाधा पहुंचाते हैं, तो आपको जो है पुलिस IPC 186 के अंतर्गत आपको गिरफ्तार कर सकती है और उस पर IPC 186 का धारा आपके विरुद्ध चला सकती है। ठीक है, चलिए, धारा 292 समाज में अश्लीलता फैलाने पर, मतलब आप जो है समाज में अश्लीलता फैलाते हैं, मतलब गंदगी फैला रहे हैं, कोई भी लड़का हो लड़की हो उसको जो है अश्लीलता मतलब क्या होता है, सेक्स के विरुद्ध जो है उसको कुछ ऐसा आपका जो उत्तेजित कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जिससे समाज पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आपको जो है धारा 292 के अंतर्गत अश्लीलता फैलाने के मामले में आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, 412 तो छीना झपटी हम लोग पढ़े ही हैं। आपराधिक इच्छा के लिए किसी घर में घुसना, तो 452 तो विशेष धाराएं हैं दोस्तों। तो IPC कानूनी धारा 255 में भारतीय दंड संहिता की धारा 255 के अनुसार जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानने के हुए उसे कूटकरण की प्रक्रिया से किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति से कारावास में देना पड़ेगा। तो ठीक है, वो ऑफेंसिव सरकारी मोहर की जालसाजी के लिए है। अगर सरकारी मोहर का किसी भी जालसाजी बना लेते हैं, अगर यूज करते हैं आप सरकारी मोहर का, तो आपके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई होगा। भारतीय दंड संहिता धारा 256 के अनुसार कोई सरकार के द्वारा राजस्व का प्रयोजन के लिए काम की जालसाजी के उद्देश्य से किसी भी साधन या सामग्री का कब्जा होना। 258 में क्या है दोस्तों, कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय, मतलब आप जो है ना सरकारी स्टाम्प का जो है असंवैधानिक रूप से जो आप बिक्री करते हैं, तो IPC 258 के अंतर्गत आप दंड के भागीदारी होंगे। ठीक है, और 259 के अंतर्गत सरकार कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना, या फिर सरकारी कोई भी ऐसा स्टाम्प है जिसको आप कब्जे में रखे हुए हैं, तो IPC 259 के अंतर्गत आपको जो है आपके ऊपर दंड का प्रावधान भी इसी में किया गया है। ठीक है, और कुछ ये सब फेमस ही सब नहीं है बड़ा, लेकिन
आपको थोड़ा मोड़ा तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। 263 में स्टाम्प के उपयोग के लिए किए जा चुके घोतक को छीनकर मिटाना और बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध करना। तो IPC 109 अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड, या फिर कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति समाज में है जिसको आप किसी के विरुद्ध जो है अपराध करने के लिए उकसाते हैं, चाहे कुछ ऐसा असंवैधानिक काम करते हैं, तो आपको धारा 109 के अंतर्गत जो है इसमें स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, सार्वजनिक जगह पर दंगा आप लोग करते हैं, दंगा अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं जिससे लोक शांति भंग होती है, तब यह व्यक्ति दंगे के अपराध में दोषी होंगे। दंगा क्या है, 159 में है। अगर आप जो है सार्वजनिक स्थल या फिर स्टेशन या फिर पार्क, चाहे कुछ भी जगह पे ऐसा आप असंवैधानिक काम करते हैं, फिर दंगा फैलाने का काम करते हैं, तो 159 धारा के IPC के अंतर्गत आपके ऊपर जो है अपराध का मामला चलाया जाएगा, जिसमें आप दोषी लिप्त होते हैं तो सजा का भी प्रावधान है इसमें। धारा 120 में क्या है, षड्यंत्र का रचना है दोस्तों। आप जो है किसी के विरुद्ध सरकारी या गैर सरकारी या फिर सामान्य व्यक्ति या फिर भारत के कोई भी नागरिक हो जिसके विरुद्ध अगर आप षड्यंत्र रचते हैं, मतलब उनके विरुद्ध जो है कोई भी असंवैधानिक काम या फिर कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें कि आपको षड्यंत्र में लिप्त पाया जाता है, तो धारा 102 के अंतर्गत आप भी जो है अपराध के भागी माने जाएंगे। धारा 124 में क्या है दोस्तों, बेईमानी करना। अगर आप किसी से भी बेईमानी करते हैं तो आपका जो है वो IPC 124 में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, जैसा कि इसके बारे में मैंने चर्चा भी कर लिया, तो पढ़ लेते हैं। घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि रूप से जनसमूह को सम्मिलित होना, यानी धारा 144 जिसका काफ़ी ही यूज होता है दोस्तों। धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना है, और सरकार यह धारा तब तक करती है जब तक लोगों को इकट्ठा होने के लिए कोई खतरा हो सकता है। मतलब कोई ऐसा जगह है, पब्लिक पैलेस हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसा हो जिससे भी कोरोना महामारी चल रहा है, मतलब वहाँ पे जो है 4 से 5 आदमी को जो है, उससे ज़्यादा आदमी को इकट्ठा नहीं होना है। तो जिस एरिया में जो है कंटेनमेंट जोन है या फिर जिस एरिया में कोरोना फैल चुका है, तो सरकार जो है उस एरिया में या फिर उस प्रांत में या फिर उस कुछ भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो धारा 144 लगाती है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसके द्वारा विशेष आर्थिक बल यानी विशेष फोर्स के द्वारा जो है वहाँ पे जो है मॉनिटरिंग किया जाता है, और उसके बाद जो है वहाँ पे धारा 144 लगा के और वहाँ जो है पब्लिक मूवमेंट को कम किया जाता है, जिससे कि कोरोना ना फैले। साथ में अगर वहाँ पे दंगा फसाद हुआ है तो वहाँ पे फिर से दंगा फसाद ना हो। ठीक है, देखिए 354 का क में है यौन उत्पीड़न करना, मतलब कोई भी लड़की जो है उसके साथ यौन उत्पीड़न करते हैं या फिर कुछ उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो IPC 354 के अंतर्गत आपके ऊपर केस मुकदमा दायर किया जाएगा। और 344 के ख के अंतर्गत है एक स्त्री को लज्जित करने के इरादे से के साथ कार्य करना, मतलब एक स्त्री को लज्जित करने के इरादे से काम करना। कोई भी ऐसा आप काम करते हैं जिससे कि आपका पार्टनर हो या फिर आपकी दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी लज्जित होती है, तो 354 के अंतर्गत जो है उस पर जो है उसके अंतर्गत आपके ऊपर केस दायर किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा का तो ये है प्रॉब्लम, छिप कर देखना। सपोज मान लीजिए हमें कोई लड़की पसंद है कॉलेज में या फिर कोई पब्लिक प्लेस में हमको लड़की पसंद हो जाती है, तो किसी स्त्री या लड़की को छिप कर देखना जो है वो भी अपराध है। IPC 354 का ग के अंतर्गत उसकी फ़ोटो चित्र आदि खींचना भी उससे पूछे, मतलब बिना पूछे अगर आपका उसका फ़ोटो खींचते हैं या फिर उस लड़की को छिप कर देखते हैं, वो भी अपराध है। मतलब लड़की करे तो कोई अपराध नहीं, और हम लोग अगर छिप के भी देख रहे हैं उसको तो अपराध है। ठीक है दोस्तों, देखिए। और 354 का घ में क्या है, पीछा करना। किसी लड़की या महिला का पीछा करते हैं तो वो भी अपराध के श्रेणी में आता है। तो जैसा कि आज का क्लास था, आज हम लोगों ने पढ़ा IPC भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि 1833 के एक्ट के अंतर्गत बना था, और 1860 में जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, और 62 से जो है IPC वो चालू हो, मतलब जो है वो लागू हो गया था। ठीक है, तो हो सकता है आगे का वीडियो जो है CRPC हम लेके आएँ, या फिर मेरे इस चैनल में जो है बहुत से आपका जो है एजुकेशन वीडियो भी है, तो आप प्लीज़ अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो एज ए इंडियन या फिर भारत के नागरिक हैं तो आपको
कुछ कुछ भारतीय दंड संहिता IPC आपको याद भी होना चाहिए। आशा करूँगा दोस्तों आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया इस वीडियो का जानकारी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।